बैठो, बैठो सब। हाँ कर दीजिएगा, क्लास लाइव कर दीजिए। आवाज नहीं करिए ना, बैठ जाइए। पीछे काहे खड़ा हो भाई, अब बैठ जाओ। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये सब बताओ, अव्यवस्था फैला रहा है, दरोगा बन पाएगा? दरोगा का मतलब क्या है? अव्यवस्था फैली हो तो उसको रोकना, और ये सब फैलाने में शामिल हो रहा है। क्या उम्मीद करें कि दरोगा बनेगा सब? इधर क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है भाई? आप लोग जाइए, निकलिए, निकलिए, आप भी निकलिए यहां से। हाँ हटिए, जाइए, जाइए, जाइए। अब देखिए सही हो गया माहौल। अभी क्या, कहाँ खड़ी हुई तुम? क्या परेशान? कौन लड़ाई किया था? लड़ाई करने वाले पहले बताओ तो। खड़े हो जाओ, एक बार चेहरा सब देखेगा ना। देखो खड़ा होके देख रहा था सर। हैं? कौन लड़ाई किया था जी? कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ? वही दोनों? तुम ही दोनों थे? अच्छा ठीक है, ठीक है, रुके। जान दीजिए भाई, हटिए हटिए वहां से, हट जाइए आप लोग तो। हट जाइए, बैठो बैठो, पीछे बैठिए। आप लोग काहे खड़े हो? पीछे बैठ जाओ, बैठो, बैठो, बैठो जी, बैठो। इस सब का ना दरोगा बैच बंद करके एक ठो, मुझे लगता है एक ठो मारपीट वाला बैच, एक ठो कुश्ती का वो, और एक ठो वो राजनीति वाला क्या, और बाकी सबको दर्शक बना दिया जाए ना। हाँ चलिए ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, बताइए ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, सुनिए मेरी बात को, देखिए होता क्या है, समझिएगा। देखिए थोड़ा भीड़ है, समझ रहा है ना? भीड़ है, भीड़ में होता क्या है, जैसे किसी का कोहनी लग गया, कहीं कोई ऐसे टच हो गया, या लिखने में परेशानी हो जाती है, थोड़ा मैनेज करके चलना होता है क्या? अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अभी तो देखिए बैच बंद नहीं, अभी कार्ड नहीं ना चेक होता है। सोचिए, अब इस कंडीशन में आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो कल से सर फिर कार्ड चेक करवाएंगे, किसी को अनावश्यक तौर पर घुसने ही नहीं दिया जाए। क्यों? तो कम से कम इतना तो सभ्यता दिखाइए। अब सोचिए, आप लोग का बैच पिछले 2 महीने से, मुझे लग रहा है लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया। 2 महीने से ऊपर आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, और अभी तक बैच में मतलब आप लोग को फ्री छोड़ा गया है, समझ रहे हैं ना? तो उन चीजों को बरकरार रखिए आप लोग। आप ऐसे वायलेंस करेंगे तो नहीं ना कोई आने। अब सोचिए ओपन बैच में क्या होता है। ओपन बैच में अब हमें थोड़ी पता है कि बच्चा ज्ञान बिंदु का है कि ज्ञान बिंदु से बाहर का है, या पढ़ने आया है कि क्लास में वायलेंस करना है, अब मुझे पता थोड़ी है, समझ रहे हैं ना? और ऐसे बैच रिक्स पे होते हैं, रिक्स पर आप लोग को 2 महीना से संस्थान पढ़ा रही है। अब क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए? लड़का इतना सब शांत रहता है, इतना दोस्ती बना के रखता है, ये सबकी बताइए कैसी दोस्ती है, हैं? अब तो हम दोस्ती की मिसाल, अगर दोस्ती की परिभाषा देना होगा तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले लड़का को रखेंगे, है ना? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और कहां तक हुआ था ये बताइए मुझे। अच्छा हो गया था। आज आपको क्लास में पीडीएफ बंटवा देते हैं क्या? नया मतलब जो आज चलेगा उसका पीडीएफ आपको क्लास के दौरान मिल जाएगा, बैठे रहिए, मिल जाएगा ना। पढ़ाना शुरू करते हैं, और पढ़ाने के दौरान आपको हम पीडीएफ बंटवा देंगे, पीडीएफ ले लीजिएगा। और कॉपी करंट अफेयर की तो बनाए होंगे, उम्मीद है लाए भी होंगे। आप लोग को नहीं पता है कि जब सर की क्लास नहीं होती तो मेरी क्लास लगती है। हाँ तो नहीं लाए होंगे तो फिर कहीं नोट करिए। लाइए देखिए कहां तक बताए थे। कौन सा पॉइंट बता रहे थे? 48, 49, 49, 49 नंबर। अब आवाज नहीं करिए ना, थोड़ा डिसिप्लिन में हो जाइए। आपको पता है आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे
जरूरी उसमें चीज होती है अनुशासन, है ना। आप लोग को तो कोचिंग में कदम रखते ही कोचिंग के गेट के अंदर आ गए, मतलब अनुशासन में रहना है, क्योंकि आप जब यहां पर आते हैं तो आपकी सभी संप्रभुता खत्म हो जाती है। संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता पॉलिटिकल साइंस में पढ़े आप लोग, अभी अभी पढ़ लिए है ना। तो संप्रभुता का मतलब क्या है? यानी संप्रभुता का मतलब ऐसी जगह जो हमारे अधिकार क्षेत्र में हो, जिसके निर्णय हम खुद ले पाए, वहां पर अपने निर्णय के अनुसार काम कर पाए, अपने मर्जी के अनुसार काम कर पाए, ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को हम कहते हैं कि संप्रभु है वो जगह, और हमारी संप्रभुता उस जगह पे है। तो ये सारा काम आप अपने रूम पे कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। जब आप कोचिंग संस्थान के दायरे में आते हैं तो ये कोचिंग के मैनेजमेंट के संप्रभुता के अंतर्गत आता है। तो मैनेजमेंट जिस प्रकार का कानून बनाएगा, आपको उसी प्रकार के कानून के अनुसार ढलने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? यहां तो आएगा स्टाफ को सब गेट पे डरा देता है, तुम मुझको रोकेगा, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, आओ बाहर तुमको देख लेंगे, क्या ऐसा है ना? हाँ, बताइए कितनी गलत बात है ये। चलिए ठीक है, आइए विषय पे आते हैं। कुछ छात्र ऐसा पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर का जो बुक मिला था उसका प्रिंट आउट निकलवाने में पैसा लग रहा है। बुक मिले तो 2 महीना हो गया अप्रॉक्स, मुझे लग रहा है 1 महीना। 1 महीना से अभी प्रिंट आउट तो निकलवा लेना चाहिए। 1 महीने से आप कर क्या रहे थे फिर? और आप लोग पढ़ते हैं क्या? अरे जिसको मिला है वो तो पढ़ रहा होगा, जिसको नहीं मिला वो मार्केट से ले सकता है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो उसी का नया संस्करण आने वाला है जो मार्केट में अवेलेबल होगा। उसी बुक का नया संस्करण आ रहा है ना। तो जब अब जितने लोग नहीं लिए हैं, नया वाला बुक आएगा तो नए वाले बुक को आप लीजिएगा, ठीक है। नए वाला बुक आप लेंगे तो आपको लगभग उसमें सितंबर तक का डेटा संभवतः, जहां तक मेरा अनुमान है, कि मिल सकता है। तो नए वाले बुक का आप इंतजार करिए। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। एक छात्र पूछ रहे हैं आगे क्लास की जानकारी आपको क्लास के बाद ही हो पाएगी। चलना तो चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तो हम ही पढ़ाएंगे फिलहाल 1 घंटा, आपको 1 घंटा पढ़ना है। धूप में कहां से आते हैं? बाजार समिति से। हम भी तो उधर ही से आते हैं, मुझे तो धूप नहीं लगा। हाँ, पैदल पैदल आते हैं हम। हाँ, आइए। किसी दिन नहीं दिखे तो ऐसा थोड़ी कि हम अनाउंसमेंट करते हुए आएंगे कि देखो हम जा रहे हैं, फिर बच्चा मुझे रास्ते में घेर लेगा। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। कोई कॉपी निकाल लीजिएगा जहां पर आप लिख सकते हैं, और रिवीजन कराते हैं आपको 10 से 15 मिनट अप्रॉक्स। उसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। आज का जो पीडीएफ होगा आपको क्लास के दौरान दिलवा देंगे, और ऑनलाइन वाले सभी छात्रों के लिए पीडीएफ अपलोड हो गया होगा ना। आप लोग ऑनलाइन कर दिए हैं ना? ठीक है, आप लोग ऑनलाइन वाले छात्र पीडीएफ अपना निकलवा लीजिएगा, वीडियो के साथ अटैच है पीडीएफ, ठीक है। सर लेक्चर 1 क्या है? लेक्चर 1 रोशन सर पढ़ाए थे, उसके बाद 7-8 लेक्चर मेरा चला है, उसके बाद मुझे लगता है 9वें नंबर की क्लास सर की चली है। अभी ये क्लास मुझे लग रहा है कि 10वीं क्लास है अप्रॉक्स, 10 या 11 जो भी होगा, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए दिया है, रिवीजन कराते हैं, कुछ रिवीजन करा देते हैं ना, उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। ये बताइए, समान सिविल संहिता को लाया गया था। समान सिविल संहिता को आजादी से पूर्व लागू करने वाला राज्य कौन सा? गोवा। और आजादी के बाद अगर देखा जाए तो लॉन्च किया गया कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? समान सिविल संहिता को आजादी के बाद लागू करने वाला राज्य कौन सा? और समान सिविल संहिता को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछेगा, तीसरे नंबर का। और पूर्वोत्तर का पहला राज्य असम, कौन सा होगा? असम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे। विंग्स इंडिया सुने होंगे, विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया का आयोजन किस राज्य में करा गया? तेलंगाना। राज्य का नाम और शहर का नाम हैदराबाद। तो सवाल बनेगा कि विंग्स इंडिया का आयोजन किस शहर में किया गया? हैदराबाद। विंग्स इंडिया का आयोजन किस राज्य में करा गया? तेलंगाना। विंग्स इंडिया का आयोजन किस एयरपोर्ट पे करा गया? बेगमपेट एयरपोर्ट। बेगमपेट एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट। और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनेगा कि विंग्स इंडिया के तहत पुरस्कार दिया गया, और शीर्ष एयरपोर्ट का पुरस्कार किसको दिया गया? इंदिरा गांधी। और विंग्स इंडिया के तहत अगर पूछेगा आपसे कि शीर्ष राज्य का पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड, किसे दिया गया?
उत्तराखंड को दिया गया। सवाल बनेगा कि पद्म पुरस्कार के संबंध में, पद्म पुरस्कार वर्ष 2026 के अंदर कितने लोगों को प्रदान किया गया? 100। याद किए हैं सब लोग ना? पद्म पुरस्कार कितना? 131। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 100। महिलाओं को मरणोपरांत कितने एनआरआई को? 6। कितने लोगों को, कितने विदेशियों को प्रदान किया गया? और पद्म विभूषण अवार्ड में कितने मरणोपरांत पुरस्कार? 2। कितने मरणोपरांत? एक पुरस्कार वी.एस. अच्युतानंद को दिया गया और एक दूसरा पुरस्कार धर्मेंद्र देवल को प्रदान किया गया। सवाल बनेगा, भारत का पहला क्वांटम वैली विश्वविद्यालय कहां पर? कहां पर? हाँ, भारत का पहला क्वांटम वैली विश्वविद्यालय कहां पर? और क्वांटम घाटी भी पूछ दिया तो कहां बताएंगे? राष्ट्रमंडल आपको सर भी पढ़ाए थे और हमने भी पढ़ाया है। तो ये बताइए कि राष्ट्रमंडल का आयोजन वर्ष 2026 में कहां पे हुआ? ग्लासगो में। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला आयोजन कहां पर? अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रमंडल के सम्मेलन में, अगर राष्ट्रमंडल सम्मेलन की आपसे बात करें तो राष्ट्रमंडल सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन करा गया कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। वर्तमान भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था आईएमएफ के अनुसार वर्तमान में किस पायदान पे है? 6ठे पायदान पे। कौन से नंबर पे? 6ठे नंबर पे। और सरकार ने कहा कि 2030 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर हम कहां तक ले जाएंगे? 3रे स्थान तक। कहां तक? 3रे स्थान तक ले जाएंगे। बता लेंगे ये सब। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला आयोजन 2026 में कहां पर? अहमदाबाद। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर? कितने वर्षों में? 4 वर्ष के अंतराल पर। आगे है कि अगर हम वित्त आयोग के संबंध में आपसे बात करें तो अभी हाल ही में एक वित्त आयोग का गठन किया गया था। वित्त आयोग कौन से नंबर का? 15 या 16 या 14? 16वां। कौन सा? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? बता लेंगे? जरा बताइए। मिलन अभ्यास का आयोजन कहां पर? विशाखा। मिलन अभ्यास कहां? मिलन अभ्यास कहां? विशाखापत्तनम। मिलन अभ्यास का आयोजन कहां? विशाखापत्तनम। जरा बताइए, राष्ट्रमंडल के बारे में सर पढ़ाए थे ना लास्ट टाइम? अच्छा, शनिवार के दिन ये पढ़ाया गया है ना? बहुत कुछ पढ़े हैं आप लोग। अच्छा, इसमें हमने भी पढ़ाया है। ठीक है, राष्ट्रमंडल के बारे में पूरा पढ़े हैं आप लोग। तो जरा ये बताइए, राष्ट्रमंडल में भारत का स्थान क्या है? 4था है। कौन सा? राष्ट्रमंडल में सबसे शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पर कौन? ऑस्ट्रेलिया का कुल पदक 171। कितना पदक है? 100। ऑस्ट्रेलिया का कुल पदक 100। और ऑस्ट्रेलिया ने कितना गोल्ड जीता? 70। कितना गोल्ड जीता? और कुल पदक 100। भारत का स्थान? भारत का स्थान 4था। भारत का पदक 13। भारत ने कितना पदक? 39। कितना पदक जीता? 39। जिसमें स्वर्ण पदक कितना? 13। रजत पदक कितना? 17। कांस्य कितना? 9। कुल पदक कितना? कुल पदक कितना? राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारत की बनी। उन्होंने गोल्ड कोस्ट 2018 में, बर्मिंघम 2022 और ग्लासगो 2026 में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त किया। नाम क्या है? मीराबाई। मीराबाई चानू का संबंध किससे हो जाएगा? भारोत्तोलन। किससे होगा? भारोत्तोलन। इनको हम बोलते हैं वेट लिफ्टर। क्या बोलेंगे? मीराबाई चानू का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से। और इतने कितने केजी में भार उठाया? तो 48 केजी। कितने केजी में? 48 किलो में भार उठाया। ध्यान दीजिएगा। और भारत का प्रदर्शन इसमें लगभग ठीक रहा है और भारत का स्थान क्या रहा है? 4था रहा है। राष्ट्रमंडल खेल का पहला आयोजन करा गया था 1930 के अंदर। और कहां पर करा गया राष्ट्रमंडल? कनाडा, हैमिल्टन में। दिया है युद्धाभ्यास, मिलन अभ्यास, नौसेना का अभ्यास, जिसका आयोजन करा गया विशाखापत्तनम। यह एक राष्ट्रीय है कि बहुराष्ट्रीय? कैसा अभ्यास है? खंजर अभ्यास का आयोजन कहां पर? आसाम। और खंजर अभ्यास का आयोजन वर्ष 2026 में आसाम में। और यह आयोजन भारत और किसके बीच करा गया? किर्गिस्तान। भारत और धर्म गार्जियन भारत और जामाता भारत और जिमेक्स भारत और शक्ति अभ्यास भारत और आस्ट्रा हिंद भारत और फ्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। काजिंद भारत और कजाकिस्तान। काजिंद अभ्यास भारत और, आपको मैंने बताया था, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
वर्ष 2026 में किस भारतीय सेना के विमान से उड़ान भरा? किससे भरा था? प्रचंड। किससे भरा? अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे 24 और 25 में तो राफेल, और 23 में सुखोई। किस विमान से? सुखोई विमान से। ब्रह्मोस की बात करेंगे। ब्रह्मोस किन दो देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो भारत और भारत की नदी ब्रह्मपुत्रा और रूस की नदी मास्कोवा। इन दोनों नदियों के नाम पे क्या पड़ा? ब्रह्मोस। अच्छा, ब्रह्मोस का कौन सा चरण चल रहा है? दूसरा। ब्रह्मोस का चरण कौन सा? ब्रह्मोस का चरण दूसरा। पहले चरण की मिसाइल पहले बनाई गई थी, दूसरा चरण अभी बनाया गया। पहले चरण की मिसाइल की मारक क्षमता कम थी, दूसरे चरण की मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? ज्यादा है। मारक क्षमता क्या है? ज्यादा है। बना लेंगे ये सब। ब्रह्मोस के निर्यात के लिए भारत सरकार ने एक समझौता किया, और यह समझौता किस देश के साथ किया था? फिलीपींस। किसके साथ? दूसरा समझौता इंडोनेशिया। दूसरा समझौता, पहला समझौता फिलीपींस, पहला समझौता। राफेल के निर्माण की बात करेंगे। राफेल का निर्माण दसाल्ट एविएशन, किसके द्वारा? दसाल्ट एविएशन के द्वारा किया गया। राफेल के लिए समझौता भारत सरकार ने किसके साथ किया? फ्रांस। राफेल किस पीढ़ी का विमान है? चौथी पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का? अच्छा, ब्रह्मोस को बनाने के लिए भारत के अंदर एक यूनिट लगाई गई। यूनिट कहां पर लगाई गई? लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ। सेना दिवस के बारे में तो पढ़े होंगे। सेना दिवस का आयोजन किया गया जयपुर में, और इसमें किस बटालियन ने पहली बार भाग लिया? भैरव। किस बटालियन ने? भारत की सेना 1.5 मिलियन यानी 14 लाख के साथ विश्व की सबसे बड़ी सेना है। सवाल पूछेगा, गाजा पट्टी एक प्रकार का शहर है, और ये कहां देख पाते हैं आप? फिलिस्तीन में। कहां पर? यही सब पढ़ाए थे। लीजिए आगे सेट नंबर 2 हेडिंग कर लीजिएगा। जहां पे आप पढ़ रहे हैं उसमें हेडिंग डाल लीजिएगा सेट नंबर 2। सेट नंबर 2। कोई ऐसा भी था क्या जो रेडियो ऑपरेटर में एग्जाम दिया था, एक्साइज में, या फिर दरोगा एक्साइज में या रेडियो ऑपरेटर में? यही तो रिजल्ट आया ना कल। इनमें कोई है एग्जाम देने वालों में? बताइए, देने वाला, देने वाले कितने लोग हैं? अच्छा, और पास करने वाले कितने हैं? और पास कर लिए एग्जाम, प्रीलिम्स पास किए? अच्छा, आप लोग भी उधर पीछे नहीं? चलिए ठीक है, यानी आप सभी लोग फ्रेशर है। जितने लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम पास किया है, जिस भी सेगमेंट में आपने पास किया हो, एक्साइज में पास किया हो, चाहे आपने रेडियो ऑपरेटर में पास किया हो। रेडियो ऑपरेटर के लिए तो कंपलसरी है आपका फिजिक्स, तो आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए और प्रॉपर अपने सिलेबस पे काम करिए। जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया है, मेंस का सिलेबस आप निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी आधिकारिक सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल पाता है उसको आप निकालिए, और सिलेबस को आप गहनता से अध्ययन करिए, और सिलेबस के अनुसार आपके संस्थान का नोट्स आपके पास होगा, चाहे क्यों ही फिजिक्स का सिलेबस हो। अपना नोट्स उठाइए और पूरा नोट्स आप पढ़ जाइए। और सबसे अच्छा हम आपको यही कहेंगे, फिजिक्स का जो फाउंडेशन बैच वगैरह में जो क्लास चली है, देख लीजिए कहां क्लास सबसे ज्यादा चली है, लंबी क्लास। कहीं कहीं क्लास शॉर्ट में भी चली है, जैसे अगर कहीं टारगेट बैच में क्लास चली हो तो कम चली होगी, कहीं अगर फाउंडेशन में क्लास चली है तो ज्यादा चली होगी। तो आप ये प्रयास करिए कि फिजिक्स का फाउंडेशन बैच का क्लास या बैच जो भी हो आप उसको ढूंढ लीजिए। ज्यादा महंगा तो होता नहीं है, यहां वहां भटकने से बेहतर है अपने संस्थान की चीजों को आप प्रेफर करिए, प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि आप उन चीजों से क्या है, परिचित हैं। सोचिए अगर मुझे एक रास्ते पे जाना है और वो रास्ता हमसे परिचित है तो उसमें हम तेज जा पाएंगे क्या? लेकिन अगर एक रास्ते पे हमें चलना है और वो रास्ता हमें परिचित नहीं है तो उस रास्ते में जाने में हमें कठिनाई होगी, और हर जगह हर एक कदम पर कहीं ना कहीं गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, किसी न किसी से पूछना होगा कि अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन अगर वह रास्ता जिस पर हम चले हों तो हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधा चलेंगे और चलते चल जाएंगे। तो फिजिक्स बिट्टू सर से लगभग लोग पढ़े होंगे फाउंडेशन बैच या कहीं भी, तो आप ये प्रयास करिए कि मेंस का जो क्लास है आप फाउंडेशन बैच से फिजिक्स उठाइए और वहां से करने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी लोग रेडियो ऑपरेटर के प्रीलिम्स में सिलेक्ट हुए हैं, अपना सिलेबस उठा लीजिए। सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है, चैप्टर अपना नोट कर लीजिए, और चैप्टर को ढूंढिए अपने नोट में, नोट्स में ढूंढिए। नोट्स में अगर सिलेबस, नोट्स में अगर चैप्टर है तो अच्छी बात है, नहीं नोट्स में सिलेबस है तो आप सीधे जाइए वीडियो वाले सेक्शन में। वीडियो वाले सेक्शन में आप जाकर देखिए वहां पे, ठीक है। और ऑनलाइन वाले में भी बहुत छात्र बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट हुआ है। और आपसे हम एक बात और कहेंगे कि जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी, और एक रिजल्ट में सबसे बड़ी
खामियां तो नहीं कहेंगे, हालांकि प्रोसीजर ही वही है कि डेट ऑफ बर्थ का इशू होता है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी डेट ऑफ बर्थ को लेकर परेशानी इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है कि जो सबसे अधिक मेहनत किया है वो डेट ऑफ बर्थ में ही छटा है। समझ रहे हैं? तो ऐसे छात्र जो डेट ऑफ बर्थ में छट रहे हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। 1 से 2 साल बाद आपके साथ यह समस्या नहीं रहने वाली है। 1 से 2 साल के भीतर ऐसी भर्तियां जिसमें डेट ऑफ बर्थ का इशू ना हो, उन भर्तियों को आप फार्म भरिए उनका, और उनका एग्जाम आप दीजिए। ये हम ऑनलाइन वालों से भी कह रहे हैं और ऑफलाइन वालों छात्रों से भी कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, और भटकाव नहीं लेना है, भटकना नहीं है। ऐसा नहीं फिजिक्स का बैच ढूंढने लगे पटना में, ठीक है? फिर साइंस बिट्टू झा सर से तो बेहतर किसी का है नहीं, तो फिजिक्स कहां से बेहतर होगा, ये तो बताओ मुझे। तो आप ये प्रयास करिए कि फिजिक्स वाले सेगमेंट को आप किसी फाउंडेशन बेस से, अपने संस्थान के फाउंडेशन बेस से आप तैयार करिए। सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, यही तो करना है, ठीक है? बाकी ठीक है, मेहनत करते रहिए और पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। अच्छा ये क्या है, दूसरा आ गया। ओ, आते हैं पहले नंबर पे। दिया है पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली महिला अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को चुना गया। पहले तो इसको पढ़ना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग कर लीजिएगा। लिखिए पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। सर डेट ऑफ बर्थ इशू को थोड़ा डिटेल्ड में बताइए। देखिए डिटेल में यह है कि दरोगा में ना उम्र सीमा ज्यादा लेता है ना, ज्यादा लेता है। जैसे अदर राज्यों में आप जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा आपकी 27 साल या मैक्सिमम आरक्षण के साथ 29 साल है महिलाओं को। लेकिन आपके बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में क्या है, ज्यादा है। लोग कहते हैं कि अगर रिजर्वेशन जोड़ लिया जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 40 साल के आसपास है। तो अब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, तो गवर्नमेंट जब रिजल्ट जारी करती है तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देती है, जो उम्र में क्या हो, ज्यादा हो। वो ज्यादा सिंसियर होगा, उसकी सोचने की क्षमता और क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है? तो सिंसियरिटी के आधार पर उनको लिया जाता है। और इसमें उम्र सीमा का होता है, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन एक उम्र के बाद जब तक आपकी सोचने समझने की क्षमता दरोगा लायक हो जाएगी तो खुद ही आपको सेलेक्ट कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? क्या अपनी पढ़ाई को मजबूत रखिए केवल। क्या कह रहे हैं? जिसका 2005 है, कम से कम देखिए ना, 2005 वालों को कम से कम 1.5 साल, और 1.5 साल तो पढ़ाई में भी लगेगा। क्या? अरे आपका सिलेबस ही 1.5 साल से 2 साल में खत्म होगा, तो आप आराम से अपना सिलेबस करते 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 एलिजिबल हो जाएंगे, है ना? नहीं, आप सबके लिए हमें अलग से नहीं ना बता सकते इंडिविजुअली। क्या कर देंगे घर वाले, भगा देंगे। कितना टाइम लेकर आए हो? हाँ, क्या बोले घर वाले? क्या घर वाले क्या बोले? 6 महीना? हाँ हाँ, तो घर वालों को टाइम क्यों बताना? क्या भाई, हर एक बात, एक चीज हम आपको बताते हैं, थोड़ा समझिएगा। कंपटीशन के दौरान आप क्या फेस कर रहे हैं ये आपको पता है ना, आपके घर पे कोई जानता है ना कोई। मतलब देखिए, घर वाले किसी भी तरह से पैसा अरेंज करके आपको भेज देते हैं। पटना में आप किस मुसीबत में पढ़ाई करते हैं ये आपको पता है। समझ रहे हैं ना? तो अपने लिए समय को संरक्षित करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों घर पे माहौल बनाना कि 1.5 साल अभी हमको पढ़ना है, सीधे कहो कि 6 महीना में नौकरी। समझ रहे हो? हाँ, दावा ठोक कराओ ना, 6 महीना बाद देखा जाएगा। क्या? अभी एक छात्रा थी, वो बोली कि सर मम्मी बोली है कि 3 महीना के अंदर तुमको बुलाएंगे। हम बोले हैं ठीक है, 3 महीना है ना, बोल दो 3 महीने के अंदर ही हम बदल के दिखा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ। 3 महीना में क्या मतलब? बीपीएससी का एग्जाम था, अब तो एग्जाम टल गया, मुसीबत खड़ी हो गई उसके लिए। बीपीएससी का एग्जाम था, एग्जाम लगा हुआ था आपका 24 जुलाई को। बहुत होता 1.5 महीना डिले होता, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आता। जब तक उसका 3 महीने का ड्यूरेशन पूरा होता तब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाती। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाती तो अब घर वाले मेंस के लिए रोकते थोड़ी। समझ रहे ना? उसके बाद फिर 6 महीना ड्यूरेशन बढ़ता, ऐसे ही बढ़ता जाता। और बहुत सारे लोग इतना बढ़ा लिए कि पटना में पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं। बनाए हो ना साहब? आइए, बहुत हो गई बातें। देखिए दिया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को चुना गया। देखिए बात तो सही है, लेकिन थोड़ा पढ़ना होगा इसको। लिखिए पिछड़ा वर्ग आयोग, हेडिंग बना लीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग लिखिएगा।
लिखिए यह आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग में नोट करिए, यह आयोग, यह आयोग, यह आयोग, लिखिएगा, यह आयोग संसद द्वारा, यह आयोग संसद द्वारा, संसद द्वारा 29 जनवरी, संसद द्वारा 29 जनवरी 1953 को पहली बार गठित किया गया, पहली बार गठित किया गया। 29 जनवरी 1953 को पहली बार गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर को चुना गया था। लिख देते हैं बोर्ड पे, काका कालेलकर, जिसके अध्यक्ष, नोट करिएगा, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर को चुना गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहली बार 29 जनवरी 1953 को किया गया, जिसका अध्यक्ष चुना गया था कौन? काका कालेलकर। आगे लिखिएगा दूसरी लाइन, तथा पिछड़ा वर्ग पर दूसरा आयोग, पिछड़ा वर्ग पर दूसरा आयोग, पिछड़ा वर्ग पर दूसरा आयोग 1 जनवरी 1979 में चुना गया। पिछड़ा वर्ग पर दूसरा आयोग 1 जनवरी 1979, 79 लिख लेते हैं ना आप लोग, देखिए 1 जनवरी 1979, 1979 है ना, लिखिए 1 जनवरी 1979 को चुना गया, 1 जनवरी 1979 को चुना गया, चुना गया, तथा उसी में लिखिए, तथा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन, तथा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन, तथा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन 1993 में हुआ, तथा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन वर्ष 1993 में हुआ। हो गया। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग दो बने थे, एक तो पहला, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे पिछड़ा आयोग बना, जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। सवाल पूछेगा कि प्रथम पिछड़ा आयोग कब बना था? 1900 कब? 53 में। कब बना था? 1900। पहला पिछड़ा आयोग 1900, दूसरा पिछड़ा आयोग कब? 1900 कब? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब? 1900। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब? 1900 कब? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब? 1900। हाँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1900। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1900, दूसरा कब और राष्ट्रीय वाला कब? 1900। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम गठन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए कौन? कौन चुने गए काका? पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष कौन? और स्थापित कब किया गया था? और दूसरा कब? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। लेकिन इन तीनों का अनुमोदन कौन किया था? संसद। किसने करा था? अच्छा ये बताइए, संसद ने तो अनुमोदन कर दिया, संविधान में तो इसका उल्लेख था नहीं, तो पिछड़े वर्ग की कमीशन ने कहा कि अब संविधान में इसका उल्लेख नहीं, तो सरकार जब चाहे तब इसको क्या कर सकती है? हाँ, संसद द्वारा विधि बनाकर इसको हटा सकती है। तो इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, तो पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में एक संशोधन करा गया और इस संशोधन को कहते हैं क्या? 102वां संविधान संशोधन। आगे लिखिएगा अगली लाइन, पिछड़ा वर्ग आयोग को, पिछड़ा वर्ग आयोग को, पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन के द्वारा, पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष, हाँ 102वां नहीं लिख सकते हैं, अरे 102 फिर वहां लिखना है, ऐसे ही है। संशोधन के द्वारा वर्ष 2018 में, वर्ष संशोधन के द्वारा वर्ष 2018 में
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2018 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हो गया। अब देखो, अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। देखो, बीच में हेडिंग करनी होती है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब तो आप लोग सीख गए होंगे इस तरह से बनाना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और हमने इसको ऐसे घेर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हमने इसको घेर दिया और यहां से हमने इसको कलर, नहीं कलर तो फिल नहीं कर पाएंगे आप लोग क्या, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, लिखने का ये तरीका होता है, आप इसको हाईलाइट करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहां पर कोई हेडिंग दी गई है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहली बार, मतलब पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था, तो पहला आयोग बना था कब, 1953। और पहला आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला आयोग बनाया गया था, पहला कमीशन बनाया गया था, जिसको अनुमोदित करा था संसद ने। और दूसरे, अगर कमीशन की बात करते हैं, दूसरा आयोग, सेकेंड आयोग बनाया गया था कब, सेकेंड आयोग बनाया गया था कब, 1979 में बनाया गया था। और सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया, तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ये बनाया गया था कब, वर्ष 1993। और पिछड़ा वर्ग आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा देने के बारे में अगर बात की जाए, तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था कब, 104वां संशोधन द्वारा, कब, 102वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1918 में प्रदान किया गया, तो 2018 में। तो अभी अगर आपसे सवाल पूछता है कि 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था, वर्ष 2018 में, और सवाल ये पूछेगा कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था, वर्ष 2018, और कब, किस संशोधन के द्वारा किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का दूसरे वाले का गठन कब किया गया था, 79 में। पहले वाले का गठन कब करा गया था, 53 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग बनाया गया था, यह बनाया गया था वर्ष 1953 में, सॉरी, कब बनाया गया था, 93 में। तो हमने 4 डेट पढ़ा, एक डेट पढ़ा हमने 1953, क्या पढ़ा, 1953। 53 में कौन सा आयोग, पहला। एक डेट हमने पढ़ा 1900, कौन सा आयोग, एक डेट हमने पढ़ा राष्ट्रीय आयोग 1900 कब, एक डेट हमने पढ़ा सन 2018, 18 में क्या हुआ था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे लिखिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक और आर्थिक रूप से, लिखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक और आर्थिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जाति के लोगों को, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जाति के लोगों को, जाति के लोगों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास के लिए बनाया गया था। मुख्यधारा में लाने के प्रयास के लिए बनाया गया, परंतु अब यह आयोग पिछड़ी जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु अब यह आयोग पिछड़ी जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगली लाइन, पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष क्या है, महिला या पुरुष, महिला, तो ऐसा लिख लीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान महिला अध्यक्ष
पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान महिला अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को चुना गया। देखिए बोर्ड पे लिखा है साध्वी निरंजन ज्योति को चुना गया। साध्वी निरंजन ज्योति को चुना गया। इतना हो गया। आगे देखिए म्यांमार के बारे में दिया है कि म्यांमार के नए राष्ट्रपति के तौर पे चुना गया किसको? मिनयांग। किसको चुना गया? मिनयांग को। तो दूसरा पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखिएगा, दूसरा पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा म्यांमार के बारे में और कुछ बता दें क्या? म्यांमार के बारे में आपको पता है करंट में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जितना बता दिया है उतनी चीजों को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन हो सकता है। आगे आगे हेडिंग बना लीजिएगा म्यांमार। हाँ केवल म्यांमार, म्यांमार, बस केवल म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार 2026, 25 और 26 दोनों इंक्लूड करते हैं, 2025 और 2026। देखो यहां से सवाल बन सकता है पहला, पहला लिखिएगा म्यांमार में, म्यांमार में, म्यांमार में आपदा से राहत और बचाव के लिए, म्यांमार में आपदा से राहत और बचाव के लिए, राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। आपदा से राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। कितना हो गया? ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश के लिए चला? कहां के लिए? ऑपरेशन ब्रह्मा कहां के लिए? म्यांमार। कहां के लिए? म्यांमार। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या पढ़ा? पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग आयोग पर जो पहला कमीशन बना था ये कब गठित हुआ था? 1900। दूसरा कमीशन 1900। तीसरा कमीशन 1900। कब गठित हुआ था? 1900। तीसरा कमीशन को राष्ट्रीय कमीशन क्या कहा गया? तो सवाल बनेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब करा गया? 1900। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1900 कब करा गया? 1900। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वर्तमान महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? साध्वी निरंजन ज्योति हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। फिर हमने आपसे बताया कि म्यांमार के लिए, और म्यांमार से करंट हो जाएगा कि म्यांमार में आपदा और राहत बचाव के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। क्या नाम होगा? ब्रह्मा। तो सवाल बनेगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा भारतीय सेना ने किस देश के लिए चलाया? म्यांमार। किसके लिए चलाया? म्यांमार। म्यांमार से अगली बात नोट कर लीजिएगा। लिखिए, लिखिए भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, लिखिएगा भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर भारत को, पूर्वोत्तर भारत को, हो गया, पूर्वोत्तर भारत को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने के लिए, पूर्वोत्तर भारत को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने के लिए भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए म्यांमार के साथ मिलकर, म्यांमार के साथ मिलकर कालादान परियोजना चलाई गई। यह कालादान परियोजना का निर्माण किया गया। लिखिएगा म्यांमार के साथ मिलकर कालादान परियोजना, कालादान परियोजना का निर्माण किया गया। कालादान परियोजना का निर्माण किया गया। देखो कालादान एक प्रकार की क्या है? नदी है। क्या है? नदी। नदी पर परियोजना बनी। परियोजना का नाम क्या है? कालादान परियोजना। तो कल को अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कालादान परियोजना किन दो देशों के सहयोग से बनी है, तो भारत और म्यांमार। भारत सरकार ने भारत के मुख्य भाग को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने के लिए परियोजना कौन सी बनाया? कालादान। तो कालादान परियोजना का संबंध किन देशों से होगा? भारत और
म्यांमार। भारत और म्यांमार, किससे होगा भारत और ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए चला? म्यांमार। अगला लिखिएगा म्यांमार के वर्तमान राष्ट्रपति मिन यंग को चुना गया। वर्तमान राष्ट्रपति मिन यंग को चुना गया। लिखिए। अरे नहीं लिख पाएंगे क्या? इतना आसान नाम है मिन यंग, और कितना सुंदर नाम है, बढ़िया सा मिन यंग। और आपको पता है बहुत सारे लोगों का नाम, देखो एक का नाम था ली 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 ली, ये भी नाम रहा है। कैसा लग रहा है पढ़ के? सोचिए, नाम केवल ली था। चीन का एक व्यक्ति था, उसका नाम था चाउ एन लाई, याद है ना सभी को? तो अब भारत से बाहर के नाम है, थोड़ा सा अजीब तो लगेंगे पढ़ने में। लिख लीजिएगा, म्यांमार के नए राष्ट्रपति के तौर पर किसको चुना गया? मिन यांग। किसको चुना गया? मिन यांग। बाकी आपको यूसीसी के बारे में पढ़ाया गया है ना? यूसीसी के बारे में आपको सर ने पहली क्लास में बताया था कि यूसीसी को लागू किया सबसे पहले गोवा, आजादी से पहले, आजादी के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ध्यान दीजिए उसके बाद, और पूर्वोत्तर का पहला असम। बस यही ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए मेरी बात को। देखिए हुआ क्या कि जब सभी राज्यों ने यूसीसी को लागू किया तो छत्तीसगढ़ ने भी यूसीसी को लागू करने की परियोजना बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ ने कहा कि पहले हम एक समिति बनाएंगे और समिति ये जांच करेगी कि यूसीसी को लागू करने से हमारे देश में किसी भी तरह से सांप्रदायिकता की भावना तो नहीं न भड़केगी। तो उसको जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई, और समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो रंजना प्रसाद देसाई को बनाया गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लिखिए नोट करके, नोट NOTE नोट करके लिखिएगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता। यूसीसी का मतलब जानते हो कि नहीं सब? यू फॉर यूनिफॉर्म, सी फॉर सिविल, फिर सी फॉर कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या लिखे? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, लिखिएगा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में, रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। हो गया? इतना हुआ। आइए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की पहली महिला अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति हैं। बात तो सही है। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिन यांग। ये बात भी क्या है? सही है। और यूसीसी के गठन के लिए रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ये बात भी क्या है? पूछा आपसे असत्य कथन का चयन करिए, तो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन क्या है? सत्य है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। आगे अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। भारत में पवन ऊर्जा में शीर्ष पर गुजरात है। देखो इसमें 2-3 नाम दिया है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, यानी 3-4 नाम इसमें दिए हुए हैं। इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ा देते हैं एक बार। 2 नंबर पॉइंट कर लीजिएगा और इसमें नोट करिए। लिखिएगा, लिखिए नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक, नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक, नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक के अनुसार वर्ष 2026 में नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक के अनुसार वर्ष 2026 में रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें हो गया, जिसमें डैश लगा लीजिएगा, लिखिएगा 1 नंबर पहला, जिसमें
पहला, पहले में लिखिएगा, लिखिए भारत नवीकरणीय ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। लिख लिए? अब मेरी तरफ देखिए, अगर सोचिए, अगर किसी राज्य की बात की जाती तो हमें यह पता है कि राज्य का मतलब भारत के अंदर की बात हो रही है। अगर हमने डायरेक्टली भारत का नाम ले लिया, यानी हम बात कहां कर रहे हैं? विश्व स्तर पे। कहां पर? तो कभी सवाल पूछता है कि विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। आगे लिखिए, लिखिए दूसरा पॉइंट, लिखिए नवीकरणीय ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का शीर्ष राज्य, भारत का शीर्ष राज्य पता है किसी को? क्या? लिखिए भारत का शीर्ष राज्य राजस्थान है। सब फेल हो गया ना पूरी क्लास? भारत का अच्छा बताए थे आप लोग, बहुत अच्छे, पढ़ने वाले छात्र भी हैं यहां। लिखिए भारत का शीर्ष राज्य राजस्थान है। तो अब से अगर नवीकरणीय ऊर्जा का डेटा पूछेगा आपसे, तो नवीकरणीय ऊर्जा में पूरे विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है? तीसरा। और इसी नवीकरणीय ऊर्जा में अगर देखा जाए सौर ऊर्जा में, तो या नवीकरणीय ऊर्जा में या सौर ऊर्जा, इन दोनों में भारत में शीर्ष पे कौन है? राजस्थान। अब आगे नोट करिए, लिखिए, लिखिए नवीकरणीय ऊर्जा का, नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। हो गया? देखिए मेरी तरफ, सवाल बनेगा कि पूरे विश्व के सूचकांक के अनुसार अगर देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान, नवीकरणीय में, और भारत का कौन सा राज्य इसमें? राज्य पूछेगा। हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का टॉप राज्य कौन? राजस्थान। कौन सा राज्य है? और सवाल ये पूछ दिया कि नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान कौन सी ऊर्जा दे रही है? कौन सी ऊर्जा? देखिए ऑप्शन बनेगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, या कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो सवाल ये बनेगा कि राजस्थान के अंतर्गत सौर ऊर्जा जो है टॉप, सौर ऊर्जा में राजस्थान क्या है? शीर्ष पे, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा में भी सर्वाधिक योगदान किसका है? सौर ऊर्जा का। और नवीकरणीय ऊर्जा में टॉप पर कौन है? राजस्थान। तो इस संबंध में हम देख पाएंगे कि सौर ऊर्जा में भी शीर्ष स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का। लिख लीजिएगा, लिखिए भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में, सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष पर राजस्थान है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष पर राजस्थान है। शीर्ष पर राजस्थान है। हो गया? हो गया? अब सुनो मेरी बात को। देखिए आपसे हमने कहा नवीकरणीय ऊर्जा, हमने कहा नवीकरणीय ऊर्जा, और नवीकरणीय ऊर्जा में संपूर्ण विश्व में भारत क्या है? तीसरा। लेकिन भारत का टॉप राज्य कौन सा है? टॉप राज्य कौन सा? और नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान कौन सी ऊर्जा दे रही है? कौन सी ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा में टॉप पर कौन है? सौर ऊर्जा में टॉप पर कौन? राजस्थान। कौन सा राज्य? और आपको पता है नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का हिस्सा 50% से क्या है? ज्यादा। 50% से क्या है? ज्यादा है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा होती है, 50% से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा कौन उत्पादन करता है? राजस्थान। इसीलिए कहा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक में भारत का शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान। और पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। और सौर ऊर्जा में भी स्थान टॉप पे किसका है? राजस्थान का। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जो कभी आगे चलकर समाप्त न हो, जिसको हम दोबारा से
रिनोवेशन कर पाए, दोबारा से हम उसको बना पाए, उन सभी ऊर्जाओं को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? क्या कोयले से खत्म ऊर्जा को हम दोबारा ला पाएंगे? तो क्या कोयले से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होगी? नहीं होगी ना। कोयले से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा को हम बोलेंगे क्या? अनवीकरणीय। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। क्या बोलेंगे? यानी कोयले से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? अनवीकरणीय। और सवाल पूछेगा कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। कैसी ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का तो हमने देख लिया कि सौर ऊर्जा में शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान। और सवाल कभी कभी पूछ दिया आपसे कि सौर ऊर्जा में दूसरा टॉप कौन सा है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात। शीर्ष पर कौन है? राजस्थान। और सेकंड शीर्ष पर कौन? गुजरात। सेकंड शीर्ष पर कौन? गुजरात। आगे अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए, लिखिए। नवीकरणीय ऊर्जा में दूसरा शीर्ष योगदान, नवीकरणीय ऊर्जा में दूसरा शीर्ष योगदान पवन ऊर्जा का है। दूसरा शीर्ष योगदान पवन ऊर्जा का है, पवन ऊर्जा का है। तथा पवन ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में विश्व स्तर पर भारत का स्थान, लिखिए, तथा पवन ऊर्जा में विश्व स्तर पर भारत का स्थान, भारत का स्थान चौथा है। चौथा लिख लेंगे ना? हाँ, भारत का स्थान फोर्थ है, फोर्थ। 4 लिखकर ऊपर TH बना लिए। हाँ, अच्छा ये बताओ, इसको याद करना आसान है? आसान है ना? आसान है। देखो, जब हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, नवीन। कौन सा शब्द? नवीन मतलब क्या? नया। नवीन मतलब नौ। कैठो शब्द? 3। यानी भारत का स्थान तीसरा। और हवा कहां है? चारों ओर। हवा कहां है? तो भारत का स्थान। कोई दिक्कत? तो याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो सवाल आपसे पूछेगा कि पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? चौथा। और सौर ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे नोट करिए, इसी में एक लाइन और है केवल। लिखिएगा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया, वर्ष 2022 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। खाली चुपचाप बैठे रहो, सबके पास PDF जाएगा। मुंह से आवाज मत निकालो, नहीं तो PDF बंटवाना रोक देंगे फिर। क्या लिख रहे हैं? लिखिए, लिखिए, लाइए देखिए, पढ़ देते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि नवीकरणीय ऊर्जा को, कि नवीकरणीय ऊर्जा को, नवीकरणीय ऊर्जा को वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। कितना हो गया? ये हो गया। देखो, इसमें 3-4 नाम दिया था, ठीक है? हमने सभी के बारे में बता दिया आपसे, सभी के बारे में हमने आपसे बता दिया। अब सुनिएगा, देखिए, एक नाम इसमें दिया है जीवाश्म ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जीवाश्म। देखो, जीवाश्म ऊर्जा का मतलब क्या है? अगर कोई पेड़ पौधा दबेगा, कोई जंतु दबेगा, तो उसको हम बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। अब जीवाश्मों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तो एक समय बाद क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी सवाल बनता है कि जीवाश्म से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा की गैर नवीकरणीय? क्या बोलेंगे? गैर नवीकरणीय। क्या बोलेंगे? हाँ, जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाएगी? गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय। क्या कहलाएगी? अनवीकरणीय। बल्कि नोट कर लीजिए, लिखिए, 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 जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा को, जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा को
अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है? जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। इतना हो गया भैया, ये बना लिए। अब जरा देखो मेरी तरफ, जरा देखना एक बार, देखिए बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, और हमने आपसे पूछा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है इसमें भारत को विश्व स्तर पर कितना स्थान दिया गया है? भारत को विश्व स्तर पर स्थान कितना कितना स्थान दिया गया? और सवाल पूछा कि नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान किसका? और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किसका? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा पूरी नवीकरणीय ऊर्जा का कितना योगदान करती है? 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा का योगदान करती है। और सवाल पूछेगा कि सौर ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है? तो सौर ऊर्जा में भी भारत का स्थान क्या है? तीसरा। फिर सवाल बनेगा कि पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा। पवन ऊर्जा में भारत क्या है? चौथा। अच्छा ये बताओ कि नवीकरणीय ऊर्जा में भारत क्या है? सौर ऊर्जा में तीसरा, सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, हाँ पवन ऊर्जा में चौथा। और भारत की अगर हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट, भारत के स्टेट में अगर हम बात करते हैं, भारत के स्टेट में, तो भारत का स्टेट सौर ऊर्जा में शीर्ष पे कौन है? राजस्थान। शीर्ष पर कौन है? और सवाल पूछेगा कि पवन ऊर्जा में शीर्ष पर कौन है? कौन होगा? कौन सा होगा? गुजरात होगा। कोई दिक्कत इतने में नहीं है। और भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कोई लक्ष्य रखा है क्या? इस लक्ष्य का निर्धारण करा गया था कब? 2022 में। 2022 में ये कहा गया कि हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कितना ले जाएंगे? 500 गीगावाट। कितना ले जाएंगे? और 500 गीगावाट कब तक ले जाएंगे? 2030 तक। कब तक ले जाएंगे? 2030 तक ले जाएंगे। कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्या दिक्कत है जी? आइए क्वेश्चन पे। दिया है कि भारत में पवन ऊर्जा में शीर्ष पर गुजरात है। पढ़ा ना अभी? भारत में पवन ऊर्जा में शीर्ष पे कौन है? कहां है? राजस्थान बोल रहे हो साहब? भारत में सौर ऊर्जा में शीर्ष पे राजस्थान है। बात सही है? अरे हाँ या ना? हाँ सही है ना? हाँ। जीवाश्म ऊर्जा का मुख्य स्रोत पवन ऊर्जा है। क्या जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा हो सकता है? हमने कहा कि जीवाश्म ऊर्जा वही है जो जीव जंतु अथवा पेड़ पौधों से दबकर बनी है। तो क्या पवन ऊर्जा जीव जंतु और पेड़ पौधों से दबकर बनी है? नहीं बनी है। तो क्या जीवाश्म ऊर्जा का एग्जाम्पल पवन ऊर्जा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो गैर जीवाश्म ऊर्जा का मुख्य हिस्सा सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। ये बात क्या है भाई? गैर जीवाश्म ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। तो पूछा है कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है क्या? ओ कौन सा असत्य है? तो सी असत्य है, बाकी सब सही होगा। लगाइए उत्तर। अब तो मिल गया ना पीडीएफ? अरे लगाओ, पहला लगाओ, दूसरा लगाओ। पहले का उत्तर लगाए? क्या लगाए हैं? दूसरे का क्या लगाए? हाँ आ जाओ तीसरे नंबर पे। अब तो बढ़िया फील हो रहा होगा सबको, क्वेश्चन सामने दिख रहा है। अब ऐसे सब अंधेरे में तीर चला रहा था, है ना? पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, पीडीएफ अपलोड होगा पुराना, और पुराना पीडीएफ निकालकर टिक मार लीजिएगा। पढ़ा तो दिए हैं पूरा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे प्रश्न दिया है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा तथ्य सुमेलित है? सबसे पहले इसका बेसिक फंडामेंटल जानिए। हेडिंग कर लीजिएगा तीसरा नंबर, तीसरा, थर्ड नंबर, सेट नंबर 2 का तीसरा। इसमें हेडिंग बना लीजिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। 25 का पुरस्कार था, प्रदान किया गया 26 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, इसमें 2-3 बेसिक डेटा लिखिए आप। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 करंट लिखवाकर तब बेसिक लिखवाते हैं क्या? लिखिए, लिखिए इस पुरस्कार की घोषणा, इस पुरस्कार की घोषणा, इस पुरस्कार की घोषणा, इस पुरस्कार की घोषणा लिखिएगा। इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2026 में की गई, वर्ष 2026 में की गई।
इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2026 में की गई। लिखिएगा यह पुरस्कार भारत के कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। हां, यह पुरस्कार भारत के कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। हो गया? कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। लिखिएगा वर्ष 2026 में इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता वर्ष 2026 में, पुरस्कार तो 25 का है लेकिन दिया गया कब? 26 में। तो वर्ष 2026 में इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता, डैश लगा लीजिएगा, लिखिए पहला लिखिए हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता पहला लिखिएगा हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। देखो पुरस्कार या तो लेखक को मिलेगा या उनकी कृति को दिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो कृतियों पर ही लेखकों को प्रदान किया जाता है। तो हिंदी भाषा का जो पुरस्कार था, ये देखो यहां ऊपर किताब का नाम है, नीचे आपका इसके लेखक का नाम है। यह पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में, और इसका 2 पार्ट बनाइएगा, एक में लिखिएगा बुक, दूसरे में लिखिएगा लेखक। यहीं पर किस किताब पर दिया गया? तो जीते जी इलाहाबाद। किताब का नाम जीते जी इलाहाबाद। और पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? ममता कालिया। किसको प्रदान किया गया? ममता कालिया को प्रदान किया गया। किताब का नाम हो जाएगा जीते जी इलाहाबाद और लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो ममता कालिया हो जाएगा। लेखक का नाम नोट कर लीजिएगा, ममता कालिया। आगे लिखिए अंग्रेजी, उसी तरह से अंग्रेजी लिखिएगा, अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखिएगा, अंग्रेजी। अंग्रेजी का पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? नवतेज सरना। किसको दिया गया? हां, लिखिएगा अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में 2 पार्ट बनाइएगा, एक में लिखिएगा बुक और दूसरे में लिखिएगा लेखक। लेखक का नाम हो जाएगा नवतेज सरना। क्या नाम होगा? पढ़े हैं क्या इससे पहले? ओ अच्छा, नवतेज सरना, नवतेज सरना। और लिखिएगा पुस्तक में, लिखिएगा पुस्तक में नोट करिएगा क्रिम्सन स्प्रिंग। लिख दें क्या? क्रिम्सन, क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग। और भी एक आध भाषा को आपको पढ़ना होगा ना। आइए तीसरे नंबर पे, बिहार की भोजपुरी पर तो दिया नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि भोजपुरी भाषा भी संविधान में वर्णित नहीं है। लेकिन बिहार की एक भाषा जो संविधान में है, भाषा का नाम मैथिली। कौन सी भाषा? हाँ, तो मैथिली पढ़ना होगा। लिखिएगा मैथिली भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए, मैथिली भाषा के लिए बिहार में कितने प्रकार की बोलियां होती हैं? कोई बताएगा? 3 ना। एक तो भोजपुरी है, दूसरी है मगही और तीसरी है मैथिली। आधिकारिक तौर पर देखो यही बोली जाती है। 3 प्रकार की भाषाएं हैं या बोलियां आप कह सकते हैं स्थानीय तौर पर, जिसमें एक मैथिली है, दूसरी मगही और तीसरी कौन है? भोजपुरी, जिसमें से केवल एकमात्र भाषा संविधान में शामिल है और उसी भाषा पर यह अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम क्या होगा? मैथिली। मैथिली भाषा के लिए लिखिएगा पुस्तक, पुस्तक और लेखक। मैथिली भाषा के लिए लिखिएगा पुस्तक और लेखक। मैथिली भाषा के लिए पुस्तक और लेखक। पुस्तक का पुरस्कार दिया गया, लिखिएगा मैथिली भाषा। इसमें नोट करिएगा, पुस्तक का नाम हो जाएगा, लिख दें क्या? इसका नाम ही थोड़ा सा अलग है, लिखिएगा इसका नाम है धात्रीपात। क्या नाम है? धात्रीपात। और भी नाम है लेकिन याद करने के लिए इतना बेस्ट है, धात्रीपात। धात्रीपात, धात्रीपात हो जाएगा पुस्तक का नाम और लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो महेंद्र होगा। क्या नाम होगा? महेंद्र हो जाएगा।
महेंद्र जी लिख लीजिएगा। लेखक का नाम हो जाएगा महेंद्र जी। और अगर बात करेगा किताब का नाम, तो धात्री पात्र। कौन सी पुस्तक होगी? धात्री पात्र हो जाएगी। इतना हो गया। अब जरा ध्यान देना। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये तो रहा करंट का हिस्सा। सवाल आपसे पूछेगा कि वर्तमान का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया? ममता कालिया। किस किताब पर दिया गया? जीते जी इलाहाबाद पर। अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार किसे? नवतेज सरना। और किताब का नाम क्रिम्सन स्प्रिंग। मैथिली भाषा का पुरस्कार महेंद्र जी। किसको दिया गया? पुस्तक का नाम क्या है? धात्री पात्र। पुस्तक का नाम धात्री पात्र। पुस्तक का नाम धात्री पात्र हो जाएगा। पुस्तक का नाम क्या होगा? धात्री पात्र होगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं साहित्य अकादमी। क्या पढ़ा रहे हैं? साहित्य अकादमी। सवाल बनेगा कि हिंदी में या साहित्य के क्षेत्र में साहित्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो साहित्य अकादमी होगा। लिखिएगा साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी। अब हम जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से नोट करना है आपको। साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी लिखिएगा। साहित्य अकादमी स्थापना। स्थापना लिखिएगा वर्ष 1954 में। स्थापना वर्ष 1954 में। स्थापना वर्ष 1954 में। लेकिन पहली बार प्रदान किया गया, पहली बार प्रदान किया गया, पहली बार प्रदान किया गया वर्ष 1955 में। पहली बार प्रदान किया गया वर्ष 1955 में। और पूछेगा कि जो पुरस्कार है, लिखिएगा भारत में साहित्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। भारत में साहित्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। अच्छा, ये दूसरा है तो पहला तो कोई ना कोई होगा क्या? अरे भारत रत्न मत बोलो। एकदम सब इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, साइंस सब पलट देगा एकदम। समझ रहे हो ना? हाँ। क्या है? ज्ञानपीठ। क्या है? ज्ञानपीठ है। बना लीजिए। बताओ, ये सब साहित्य लिखने वाले को भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन असाधारण उपलब्धि पर दिया जाता है। किस पर? असाधारण उपलब्धि। भारत रत्न पुरस्कार भारत या विदेशी दोनों को प्रदान किया जा सकता है। और भारत के संबंध में विदेशियों ने कोई काम किया हो या कोई ऐसी असाधारण उपलब्धि दिखाया हो जो कोई नहीं किया हो आज तक, तो ऐसे लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जाता है। जो व्यक्ति साहित्य में बहुत अच्छा करेगा उसे साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ दिया जाता है। और कुछ ऐसी रचनाएं जिन पर क्या दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी। जो साहित्य का कौन सा सम्मान है? क्रम में क्या है? दूसरा है। क्रम में दूसरा। पहला क्रम में कौन सा? ज्ञानपीठ। क्रम में पहला कौन? ज्ञानपीठ। क्रम में दूसरा कौन? बना लेंगे ना? ध्यान दीजिएगा। लिखिए, लिखिए यह सम्मान, यह सम्मान, सम्मान संविधान में वर्णित, संविधान में वर्णित 22 भाषाओं सहित, 22 भाषाओं सहित अंग्रेजी और राजस्थानी को प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है। बना लिए भैया? बनाए? ठीक है। सर नवीकरणी अनवीकरणी एकदम समझ में नहीं आता है सर, हर पेपर में गलत होता है। अच्छा, हम बताएंगे इसको ना लास्ट में। किसका था ये चिट्ठी? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे करिए। लास्ट में क्लास छोड़ेंगे तब इस पर बात होगी। इसको देख लीजिएगा। फिलहाल यह सम्मान संविधान में वर्णित 22 भाषाओं सहित अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को प्रदान किया जाता है। 22 भाषाएं तो संविधान की हो गई और 2 भाषा अलग से, एक भाषा अंग्रेजी और दूसरी भाषा कौन? राजस्थानी। तो सवाल कभी कभी पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिया जाता है, परंतु उसमें से कौन सी 2 भाषाएं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है? तो भाषाएं कौन सी? अंग्रेजी और, हाँ, अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी और, संविधान में कुल वर्णित भाषा कितनी है? तो 22, और 2 भाषाएं इसमें एक्स्ट्रा, मतलब अंग्रेजी और कौन सी? राजस्थानी को भी प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे लिखिएगा। लिखिए यह सम्मान,
यह सम्मान पुस्तक और लेखक को दिया जाता है। पुस्तक और लेखक को प्रदान किया जाता है। पुस्तक और लेखक को प्रदान किया जाता है। लिखिए अगला, हिंदी का पहला पुरस्कार, हिंदी का पहला पुरस्कार, हिंदी का पहला पुरस्कार ये किस किताब को दिया गया था? किताब का नाम कोई बताएगा? नहीं बताएंगे? कोई बताए, देखकर बताओ किसको दिया गया? हेमतरंगिनी। अच्छा, किस लेखक को दिया गया? लेखक का नाम, लेखक का नाम क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी हो जाए। सवाल एग्जाम में आ चुका है, दरोगा में। ये दरोगा के प्रीलिम्स की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आ गया तो हमने सोचा बता देते हैं इसको। हाँ, हो गया? कितना हो गया? आगे बढ़िएगा। अच्छा, ये क्या है? ठीक है, आगे बढ़िएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कारों में पहला पुरस्कार आपने देख लिया, और साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करेंगे तो ये पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र का कौन सा, पहला है या दूसरा है? दूसरा। कौन सा पुरस्कार है? दूसरा। तो साहित्य के क्षेत्र का पहला पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ। लिखिएगा, साहित्य का प्रथम पुरस्कार, साहित्य का पहला या सर्वोच्च पुरस्कार, पहला या सर्वोच्च पुरस्कार, साहित्य का पहला या सर्वोच्च पुरस्कार, पुरस्कार ये कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कारों की अगर हम बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आए थे कब? 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया कब? 1965 में। आए तो 1961 में थे, लेकिन पहली बार ये प्रदान किया गया कब? 1965 में प्रदान किया गया। और हिंदी का पुरस्कार दिया गया था किसको? सुमित्रानंदन पंत को प्रदान किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बना लीजिएगा। ज्ञानपीठ वाला तो हम पढ़ाए होंगे आप लोग को अच्छे से। नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं? अरे हाँ तो बोलो, क्वेश्चन पूछे। पढ़ाए हैं? तो ये बताइए कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? रामभद्राचार्य और गुलजार। 59वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला। और 60वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया? आर.वी. रामथो। किसको दिया गया? आर.वी. रामथो को प्रदान किया गया। ये सब बताया ना आपको? ठीक है, साहित्य अकादमी वाला भी नोट कर लीजिएगा। ज्ञानपीठ पीछे हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी एक छात्र, एक डाउट था इनका, और क्या लिख के दिए हैं आप लोग? सर, हरियाणा का अंबाला। अरे वही तो है, नाम हमने नहीं, नामकरण नहीं किया था। अंबाला तुम नाम लिख लेना, वहां पे राफेल की बात कर रहे थे ना। ठीक है, आगे इसमें समझिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा में अंतर क्या है? केवल 1 मिनट का समय हमें दीजिएगा। एक छात्र पूछ रहे हैं कि सर डिफरेंस नहीं पता है। डिफरेंस सीखिए। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा अभी जाना नहीं है, अभी नवीकरणीय ऊर्जा, और एक है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। देखो, जो अनवीकरणीय ऊर्जा है ना, ये कहां से प्राप्त होती है? जीवाश्म से। कहां से? जीवाश्म से। जीवाश्म से प्राप्त होती है। और नवीकरणीय ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? सौर से। कहां से? सौर से। या फिर कहां से? पवन से। सौर से या फिर कहां से? पवन से। नवीकरणीय ऊर्जा को हम गैर परंपरागत क्या कहते हैं? गैर परंपरागत कहते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा। क्या बोलेंगे? परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। बस यही है। हाँ, ऐसी ऊर्जा जिसका हम फिर से दोबारा से क्रिएशन कर पाए वो क्या है? नवीकरणीय। और जिसका नहीं कर पाए वो क्या है? अनवीकरणीय। जैसे कोयला है, कोयला कोयला दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ऐसी ऊर्जा जिसका दोहन करने पर ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय, या फिर उसी को हम बोलेंगे पारंपरिक। और ऐसी ऊर्जा जिसका दोहन करने के उपरांत दोबारा से बनाया जा सके वो क्या है? गैर पारंपरिक है। क्या है? गैर पारंपरिक या फिर
नवीकरणी है। हो जाएगा ना? और समझिए थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ ही जाता है, इसको अच्छे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आज के लिए इतनी ही क्लास है, कल सभी क्लास आपकी होगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।